Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Kamran Sheikh and I'm a consultant psychiatrist. Basically today's topic is a little bit about neurology. न्यूरोसाइकाइट्री का टॉपिक हमने चूज किया है और उसमें काफी सारी न्यूरोलॉजी की जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो आएंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम स्किप कर जाएं क्योंकि जो लास्ट फ्यू स्लाइड्स हैं वो काफी हद तक जो है वो साइकाइट्री रिलेटेड हैं। तो and so basically it's the topic is hypoxic ischemic brain injury और इसमें यह है कि पैथोफिजियोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी, मैकेनिज्म्स, फिर ये कि साइकाइट्रिक सीक्वली क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है साइकाइट्री पे और हमें क्यों इन्वॉल्व होना है। ये ख्याल मुझे उस वक्त आया when I was an specialist registrar in tertiary care cardiac hospital, जो कि tertiary care hospital था St. Bartholomew's. It was a cancer hospital and tertiary care cardiac hospital. इसमें cabbages और advanced cardiology की और interventional cardiology, those facilities are there. तो वहाँ पे 2-3 पेशेंट्स देखे जिनमें they were like dementia, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ में, मेरे कंसल्टेंट को तो आ रही थी because he is a neuropsychiatrist himself. तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या, ये डिमेंशिया की तरह का क्या सिंड्रोम है। एंड द पेशेंट इज एजिटेटेड कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है और उसको उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। और जब हम देखें तो उसमें क्लियर कॉन्शियसनेस है, इज नॉट डिलेरियस, हम उसको डिलीरियम कहना भी बहुत मुश्किल है। तो पता चला कि जी इसको कोई ना कोई कार्डियक अरेस्ट या इस तरह की चीज हुई जिसके दौरान इसको हाइपोक्सिया हुआ ब्रेन को, और जब हाइपोक्सिया हुआ तो ब्रेन डैमेज हो गया और उसके बाद उसमें न्यूरोकॉग्निटिव एंड साइकाइट्रिक सिंड्रोम वाज सीन। So these things happen most commonly. ये चीज हम देखते हैं छोटे बच्चों में, नियोनेट्स में, लेकिन हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि इट्स फॉर नियोनेट्स, it's purely related to pediatricians. Even if there are behavioral problems in neonates, pediatricians will deal it. क्योंकि इतने छोटा बच्चा तो साइकाइट्री में नियोनेट तो कभी भी रेफर नहीं होगा, वो तो इट्स प्योरली पेडियाट्रिशियंस जॉब। लेकिन that does happen और उसके बाद फिर वो एक acquired learning disability में चले जाते हैं due to that. तो similarly it can happen in adults as well, और उनमें एक dementia like syndrome can be precipitated. तो उसका उसमें होता क्या है और what is the mechanisms are more related to neurology. अब इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जी ट्रॉमेटिक acquired brain injury क्या होती है, what is acquired brain injury? Acquired brain injury ये है कि any injury of brain, any injury to the brain के जो जब हेरिडिटरी नहीं है, congenital नहीं है, that is acquired brain injury. तो काम किया तो अब ये है कि that's acquired brain injury, और जब हम देखते हैं कि जी तो जो congenital नहीं है, hereditary नहीं है, that is acquired. और in one of the books it was written induced by birth trauma, लेकिन मुझे तो I would say कि even birth trauma की वजह से, forceps trauma की वजह से अगर हो रही है
even that is acquired to me, क्योंकि the impact is कि जी आपने अगर एक बच्चा है जो कि लर्निंग डिसेबल्ड पैदा हुआ है, नाउ यू नो कि जी उसमें बर्थ ट्रॉमा था और उसमें या उसको हाइपोक्सिया हुआ था, एस्फिक्सिया हुआ था पैदा होते हुए, और that's why he's mild or moderate learning disabled. अब वो जब बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, now he will produce children and those children will be normal because his learning disability was acquired. It was not genetic and not something like it was not something like you know के hereditary नहीं थी. So अब जो acquired brain injury है उसकी दो causes हैं, और so acquired brain injury की दो उसमें सब divisions हैं. Basically एक तो traumatic होगी और एक non traumatic होगी. And let me message. Okay, so so traumatic and non-traumatic. अब जो traumatic brain injury है उसकी क्या, and it's very similar syndromes are seen in traumatic brain injury as well. और believe me कि जब मैंने वो tertiary care hospital में जब देखे तो उससे पहले मैं traumatic brain injury के काफी सारे मरीज देख चुका था अपने आउट पेशेंट्स में years ago, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थे. तो आई थिंक द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन व्हिच आई विल प्रिपेयर एंड मे टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू प्रिपेयर, सो वो होगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड इट्स वेरी एक्सीलेंटली एलैबोरेटेड इन बुक्स. कैप्लन एंड सैडक से आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू दिस नॉन ट्रॉमेटिक, द बुक्स आर साइलेंट अबाउट इट, द साइकाइट्रिक बुक्स, बिकॉज ये समझते हैं कि इट्स प्योर न्यूरोलॉजी टॉपिक. तो दैट्स वाई फिर हमें इसमें मैंने जरूरत समझी कि पहले मैं नॉन ट्रोमेटिक पे बात करता हूँ कि जो बुक्स में है ही नहीं, और जिसके लिए मुझे न्यूरोलॉजी के जो वो थे आर्टिकल्स उनका सहारा लेना पड़ा. अब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी उसकी बात करते हैं तो इट्स एन अल्टरेशन इन ब्रेन फंक्शनिंग or other evidence of brain pathology caused by an external force. में ट्रॉमा में फॉल्स हो सकती हैं. मसलन ये है कि हमारे कॉलीग थे आयरलैंड में, आयरिश थे, वो फौत हो गए. he just dived into the sea, or not even dive नहीं किया. he was just standing on a cliff और अचानक वो गिरे और रॉक पे उनका सर लगा और फौत हो गए. अगर वो बच जाते तो इट वॉज वेरी वेरी अनलाइकली कि वो उनका करियर फिर बचता, और फिर वो हो सकता है कि उनको जो है वो आगे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ता. ऐसे लोग, ऐसा पेशेंट भी मैंने देखा जो कि फॉल हुई और उसने डाइव किया बाकायदा समंदर में, और उसमें रॉक से उसका सर टकराया एंड हैड डेवलप्ड kind of an acquired neurocognitive impairment. तो इसीलिए पिछले दिनों में एक वायरल वीडियो भी थी जिसमें एक वेरी शैलो, एक्सट्रीमली शैलो स्विमिंग पूल है. मेरा ख्याल है उसकी 2 या 3 फुट होगा, या हो सकता है वो नॉर्मली शैलो हो 4 फुट तक, लेकिन इट इज शैलो. और उसमें कोई बंदा ऊपर से जाके डाइव करता है और नीचे उसका सर टकराता है. जो डाइवर्स हैं वो भी, उनको चाहिए कि वो डीप में डाइव करें. शैलो में करेंगे तो वो फिर टकरा जाएंगे. असॉल्ट्स, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, स्पोर्ट्स इंजरीज. सो दैट्स द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन. आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज नॉन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, और उसमें भी हाइपोक्सिक एंड इस्केमिक ब्रेन इंजरी. अब इसमें
अब इसमें हाइपोक्सिक और इस्केमिक, इसमें क्या फर्क होगा? तो इस्केमिक में लेट्स से कि जी स्ट्रोक में जो वेस्कुलर डिमेंशिया होता है बेसिकली, दैट्स एन इस्केमिक ब्रेन इंजरी, बट इट्स प्योरली इस्केमिक, और उसके अपना एक अलहदा चैप्टर है। नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंसेस में हो सकती है, एनेरिज्म्स में, ट्यूमर्स में, अगर ट्यूमर किसी वेसल को प्रेस कर रहा है, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस में हो सकती है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन, so lack of oxygen supply to the brain, and that can happen in the cardiac arrest. and ये हमारा आज का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये कार्डियक अरेस्ट है। let's move to the next slide. अब हाइपोक्सिक और हाइपोक्सिक इस्कीमिक ब्रेन इंजरी में क्या फर्क है? व्हाट्स द डिफरेंस? हाइपोक्सिया जो है वो तो ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के मेरे लंग्स ने काम करना छोड़ दिया, lungs are not sending any oxygen to the brain, लेकिन मेरा हार्ट जो है वो काम कर रहा है, so I got in a kind of respiratory arrest, respiratory failure, लेकिन हार्ट के पास अभी हार्ट को इतना ज्यादा इस्कीमिया या हाइपोक्सिया नहीं हुआ कि वो मुकम्मल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जाता, तो हार्ट बदस्तूर उसको पंप करता रहा, and it used to send blood to the brain, but that blood, so that blood quantity and amount was absolutely normal. But when we see that लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन है that was nil, so there is hypoxia but there is no ischemia. That is hypoxic brain injury. That is the second type we will discuss today. And the first type is hypoxic ischemic, जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं जा रही और ब्लड भी नहीं जा रहा. Vessels may or may not be occluded. Vessel size may be normal. Thrombus का होना जरूरी नहीं है. Ischemia can happen without any thromboembolism. तो अब इसमें यह कि अगर हार्ट ने ही काम करना छोड़ दिया है तो ब्लड तो ऊपर जाएगा ही नहीं, और इस्कीमिया विल बी देयर without any stroke or without anything. So basically it will not be kind of thromboembolic phenomenon. और बाद में जो neurological findings हैं, they will be there. They could be stroke like or anything, but it's a generalized ischemia. अब उसमें जो हमारा जो brain है, that will be affected. So that's a well-known consequence of cardiac arrest. Hypoxia can occur during surgery or critical illness. और so इसमें purely hypoxic जिस तरह मैंने बताया वो हो सकती है इंजरी, और हाइपोक्सिक इस्केमिक हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, हिस्टोटॉक्सिक इंसल्ट्स, कंटिन्यूड डैमेज आफ्टर सर्कुलेशन, and then oxygenation can be re-established after some time. Could be minutes, it could be hours. तो जितना ज्यादा उसकी severity होगी, जितना ज्यादा उसका severe होगा जो उसका इस्कीमिया है, उतनी ही ज्यादा उसके cognitive effects आएंगे. And that's what we psychiatrists are looking at, cognitive and behavioral aspects mainly, and to some extent other psychiatric aspects such as depression, bipolar, organic bipolar, organic psychosis, ये चीजें भी हो सकती हैं. Mainly it is the cognitive effects and behavioral effects which are mainly seen. So severity, time, course, duration of oxygen deprivation and lack of blood supply, underlying mechanism उसका क्या है. So that's the aim of today's presentation.
अब causes of hypoxic ischemic brain injury, just to recapitulate, कि जिसमें ischemia और hypoxia दोनों हो रहे हैं, that is pulmonary embolism, surgery, shock, sepsis, metabolic encephalopathy, drug overdose, or hypovolemia due to blood loss. And then, of course, cardiac arrest is there. And that's what you are seeing, cardiac arrest, or उसमें CPR की जा रही है. Then the brain is highly susceptible to any damage from ischemia. उसमें जो mechanisms हैं, glycogen, glucose, ATP, everything will be depleted within 10 to 12 minutes of ischemia. Neuronal damage would happen, and that could be irreparable and occurs within several minutes. Delayed damage can also occur. एक तो होगा spontaneous damage, और फिर बाद में जो delayed damage होगा कि जैसे ही वो circulation एक दफा रुकी है तो फिर वो lymphatic fluid and free radicals and nitric oxide and all the chemicals will be released, और उस वो जो body का defense होगा उसकी वजह से मजीद injury होगी, मजीद toxic injury होगी. So if only per primary respiratory arrest, it's likely to be transient and less severe. उसमें भी थोड़ी सी बहुत borderline cognitive impairment आ सकती है अगर एक patient को pure respiratory arrest हुआ है तो there can be a borderline cognitive impairment. और अगर उसका severe हुआ है तो फिर it's likely to be more severe cognitive damage. तो मेरे पेशेंट को पिछले चंद माह में the patient suffered basically a respiratory arrest and she recovered, or she was able to speak, but उसका जो she was known bipolar, और उसका जो bipolar था then she developed a picture which was a mixture or a hodgepodge of her hypomanic episodes and her delirium. And of course, delirium was our first diagnosis, and we also kept under consideration the hypomania. So that was due to respiratory arrest, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा cognitive changes नहीं आई. अगर उसको प्योर कार्डियक अरेस्ट होता तो फिर वो कॉग्निटिव डिक्लाइन उसका काफी ज्यादा होना था. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इससे भी एक हो सकता है. एंड देन पैथोफिजियोलॉजी, एज आई सेड, टाइप ऑफ इंसल्ट टू द ब्रेन, ड्यूरेशन, अफेक्टेड ब्रेन रीजन, किस रीजन को अगर अफेक्ट कौन सा रीजन ज्यादा अफेक्ट हुआ है. अगर वो ब्रेन स्टेम हो रहा है तो मे बी पेशेंट कैन गो इनटू कोमा. सेल टाइप, सेल डैमेज, और उसके बाद जो है वो बायोकेमिकल चेंजेस क्या हैं, माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म्स. इसमें देयर विल बी मैनिफोल्ड एनॉक्सिक डीपोलराइजेशंस, change in the intra and extracellular electrolyte composition, ATP, extracellular sodium, potassium leak, calcium, ये सारे इसमें होंगे. Acidosis can happen. Neurons can survive only for 12 minutes with the pH of 6.1 to 6.5. अगर acidosis भी हो जाता है तो it will be a much severe damage because the neurons won't survive more than 12 minutes in that case. But hyperglycemia can worsen acidosis. So फिर glutamate related brain damage होगा, destructive enzymes होंगे, lipases, proteases. So I'm not going into detail because that's mainly for neurologists. हमने जो देखना है, what we are concerned is कि cognitive dysfunction कितना उसका severe है. So anoxic, so basically we're seeing the same thing in the table. Anoxia, ATP depletion, glutamate release, acidosis, and free radical
free radical damage ये भी होता है, और nitric oxide production and cell breakdown. Mitochondrial damage is seen, cytoskeletal damage is seen, glutamate receptor activation, and then so the same thing was described in the table. Uske baad protein synthesis will be depressed, and then it will recover within 2 to 3 days in some cells, but not in every cell. So but jo cell die kar gaya hai, it will be very, very difficult to come back to the normal function in that area, in that region. Reperfusion injury, जब return of spontaneous circulation, जब circulation वापस आ गई है, the return of oxygen and metabolic supply and metabolic activity will be there. So cell death does not occur as long as reperfusion is established within a certain period of time. So अगर तो वो रिवाइवल पीरियड के दौरान ही सारी जो है वो आ गई हैं, जो रिपरफ्यूजन हो गई है, in that case then it will be then the cell function will resume to normal activity. But अगर वो रिपरफ्यूजन देर से हो रही है तो फिर reperfusion may also can cause some damage. So hyperemia lasts for about 15 minutes, and then blood flow is 2 to 3 times higher than normal volumes, and blood flow then becomes markedly reduced to 30 to 50% of normal flow in the period of hypoperfusion. और इस 6 से 24 आवर्स का इसका पीरियड होता है रिपरफ्यूजन का, एंड उसमें जो विस्कोसिटी है ब्लड की, दैट विल बी डिफरेंट. अगर वो इतनी देर से ब्लड वापस आ रहा है, उसमें विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी इतनी देर में, प्लाज्मा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन वो चेंज हो जाएंगी, फॉर्म्ड ब्लड एलिमेंट्स में चेंज हो जाएगी, वेस्कुलर स्पाज्म विल बी सीन, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो होगा. Reperfusion, if reperfusion occurs within a short time, then it will be a normal reperfusion. लेकिन अगर वो काफी देर के बाद होती है reperfusion, then it will be an abnormal reperfusion. That will be slow, that will be viscous, and that will contain abnormal quantities of the constituents of bloods. So more than 15 minutes अगर हुआ है, that's the draw line, तो उसमें reperfusion damage भी ऐड हो जाएगा. इसलिए अगर 15 मिनट से ज्यादा किसी का कार्डियक अरेस्ट है, एज अ साइकाइट्रिस्ट अगर आपको किसी ने वार्ड्स में बुलाया है और आपसे पूछा जाता है कि जी इसमें कितना जो है वो मतलब ये कि उसमें कार्डियक अरेस्ट उसको हुआ है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ रही है, तो you have to take a very careful history. Cardiac arrest कितनी देर के लिए रहा, and especially was that less than 15 minutes or more than 15 minutes. Second point to consider as a psychiatrist कि आपने देखना है कि was it a cardiac or pure respiratory arrest, and just simple that question, if you ask the medics will know whether it was cardiac or respiratory arrest. वो पहले ही वो मरीज के जो रिलेटिव्स हैं उनसे हिस्ट्री लेके डॉक्यूमेंट कर चुके होंगे. ऑल यू हैव टू इज आस्क देम और चेक देयर नोट्स. इफ यू डोंट नो देन आस्क द पेशेंट्स रिलेटिव्स के हुआ क्या था. तो ब्लड ब्रेन बैरियर में भी चेंज आ जाती है अगर 15 मिनट से ज्यादा ही इसका जो है वो रुकी रही है सर्कुलेशन. ब्लड ब्रेन बैरियर की परफ्यूजन है उसमें भी चेंज आ जाएगी, परमेबिलिटी में चेंज आ जाएगी, कैपिलरी ल्यूमेन में चेंज आ जाएगी. And once cerebral circulation effectively reinstituted, another phase of injury, reperfusion injury, may occur. इसमें अब हम एक abnormal circulation देख रहे हैं after 15 minutes.
इसमें फ्री रेडिकल्स हैं, ग्लूटामेट, कैल्शियम, ल्यूकोसाइट्स, edema, brain swelling, and then so neuronal cell death may occur. उसके बाद उसमें necrotic cell death होगी, apoptosis होगा, free radical induced damage होगा. And अगर उस असना में हम कैल्शियम दे रहे हैं या NMDA agonist दे रहे हैं, that can make that worse. So these are the three mechanisms के जो इसमें cell death cause करेंगे before or after reperfusion necrosis, apoptosis and autophagocytosis. और areas of brain damage, अब इसमें कौन कौन से areas होंगे जिनमें brain damage होगा? Pyramidal neurons, जिसकी वजह से of the hippocampus. अब hippocampus, again it is related to psychiatry. I'm trying my best to keep it focused to psychiatry ताकि आप लोग बोर ना हो. Hippocampus, they are the mainly the memory storage areas, and they are most vulnerable and most commonly damaged. And then vascular border zones जहाँ पे एक vessel की जो परफ्यूजन टेरिटरी है और जो दूसरा वेसल की परफ्यूजन टेरिटरी है, उन दोनों की जो ब्लड सप्लाई की टेरिटरीज हैं जिस जगह पे आपस में मिलती हैं, दैट विल बी द मोस्ट वल्नरेबल. क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वन टेरिटरी, यहाँ पे तो मैक्सिमम ब्लड आ रहा है, यहाँ पे भी सेंटर में मैक्सिमम ब्लड आ रहा है, लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा इस जगह पे और इस जगह पे, then there will be a relatively lack of perfusion, lack of oxygen supply, lack of blood supply, क्योंकि इस वेसल से भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इधर से भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है. So those borderline areas between the two vessel distribution, these are the most vulnerable areas. और फिर जितना उसका prolonged होता जाएगा उतना worse prognosis होगा. Gait disturbance can be seen, and pyramidal neurons in the layer 3, 5 and 6 of the neocortex, they can be affected. So reticular zones of thalamus can also be affected, striate nucleus, and we know the nigrostriatal areas are important in psychosis as well as in extrapyramidal symptoms especially. More the length of circulatory arrest, more widely spread the damage. जितना duration ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा brain के areas involved होंगे. So it's not only severity but also the generalization of the brain dysfunction. वो जितना ज़्यादा circulatory arrest होगा उतना ज़्यादा वो brain death के करीब जाएगा. And that's why अगर बहुत ही long हो तो brain death can occur. And then gradient of injury tends to diminish towards medulla oblongata. जब हम brain stem is the least affected usually, लेकिन जब जितनी ज्यादा वो बढ़ता जाएगा तो उतना ज्यादा brain stem और medulla oblongata भी affect होगा और उतना ज्यादा जो है वो the thing will be more generalized and more complex will be the brain dysfunction and brain damage. अब this is a T2 scan जिसमें हमें जो है वो ventriculars, everything is inverted in T2. So the water is like ice or snow. That's the first thing. And the gray matter becomes white and white matter gray. So basically हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं इसमें कि it should look, I think it should look more gray because it is T2. और जब इसमें हमें white नजर आना शुरू हो गया है, that means कि that's something abnormal. T2 में हमें
जो व्हाइट मैटर है वो ग्रे नजर आना चाहिए। अब ये अगर व्हाइट मैटर नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इसमें थैलेमिक एंड प्यूटामिन हाई टू T2 सिग्नल्स, तो यहाँ पे इसके हमें डैमेज नजर आ रहा है। एंड नेक्स्ट we've already seen कि जी जो border zones हैं they are most affected. Causes of hypoxic, now the second type of injury we come to, hypoxic, pure hypoxic brain injuries, जिसमें suffocation होगी, airway obstruction होगी, strangulation and mugging, hanging, garroting, जिसमें आपको गला घोटने की कोशिश की गई होगी, लेकिन आपका जो हार्ट है that was pumping normal amount of blood, but less oxygen was going to the brain despite normal blood supply. That is hypoxic brain injury. अब ये जब होगी, इसमें ड्राउनिंग में हो सकती है, केमिकल एक्सपोजर में हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, तो इसमें जो होगा वो द डैमेज विल बी रिलेटिवली लेस सिवियर, क्योंकि जो ब्लड के अंदर बाकी चीजें हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, एवरीथिंग वाज गोइंग, ओनली ऑक्सीजन वाज लैकिंग। इसमें मिनिमल ब्रेन डैमेज होगा डिपेंडिंग ऑन द इन द ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा है, it can be significant, but usually it is relatively minimal. Again, so that's what we have seen. So in the respiratory arrest, we have we have seen कि जी इसमें ये pure hypoxic होता है, and the similar is the pathophysiology. सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से थोड़ी बहुत swelling होगी, airway trauma, intoxication may happen. Epidemiologically, these patients are mostly younger. जितना यंग पेशेंट होगा उतना उसका हार्ट बेहतर काम कर रहा होगा, उतने उसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस कम होंगे, उसमें ज्यादा चांस होगा कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा। And so this is different from the cardiopulmonary arrest, or in other words, hypoxic brain injury is different from hypoxic ischemic brain injury. Then hypercapnia can occur, जिसमें carbon dioxide is increased, but again it will be less extensive damage due to increased carbon dioxide and decreased oxygen. And then there are some EEGs after the cardiac arrest. तो ये हम देख रहे हैं कि लो वोल्टेज एक्टिविटी है, दैट मीन्स के ब्रेन में ऑक्सीजन कम गई और उसकी वोल्टेज बहुत कम हो गई। And when we give a spontaneous some painful stimulus here, there is some resumption of activity, लेकिन उसके बाद फिर ये almost flatline आ जाती है। And 3 days after cardiac arrest, after 3 days of arrest, activity वापस आना शुरू होती है ब्रेन की, लेकिन इसमें continuous twitching throughout this test, लेकिन उसमें twitching बहुत ज्यादा है, it's getting an epileptic attack, उसमें twitching हो रही है muscles की, that means a status epilepticus like activity. अगर the same is happening in the respiratory muscles, तो फिर it's dangerous, because that's what we are seeing in the brain. So our brain and muscles are interconnected. तो अगर muscles में twitching हो रही है, brain में उसका ये effect आ रहा है, और अगर उसकी respiratory muscles की twitching हो रही है और brain में हम ये देख रहे हैं, तो we can die. And the patient died 2 years after the recording, according to the article I read. Similarly, non-convulsive complex status epilepticus. अब ये बिल्कुल complete status epilepticus में चला गया है. We're seeing just spikes and spikes and spikes. And again, the prognosis is quite poor. And then we are seeing a low voltage or alpha beta coma pattern.
और इसमें लो वोल्टेज है and intermittently there could be some activity, alpha beta activity suddenly. The patient died one day later. So jitna isme epileptic activity aayegi, that is more kind of dangerous. Next इसमें pathophysiology of brain injury and in pure hypoxic arrest. So EEG changes हमने देख ली इसमें कि क्या है इसमें. No striking cerebral edema is seen, no significant vascular abnormalities are seen, and neuropathology generally encompasses the cerebral hemispheric demyelination as the major abnormality. And so again, carbon monoxide से भी इसी तरह का hypoxic event होगा, but if it leads to cerebral vasodilatation, बहुत ज़्यादा cerebral vasodilatation हो जाती है कार्बन मोनोक्साइड की वजह से, और due to that जो blood pressure है वो drop होगा, or release of nitric acid from platelets and endothelial cells. That's why carbon monoxide se jab hypoxic brain damage hoga, that will not be purely hypoxic, that will be partly ischemic as well. Or isi wajah se carbon monoxide toxicity se bande ki death ho sakti hai because of hypoperfusion, and which is secondary to vasodilatation and release of nitric acid from platelets. Is everything clear so far? अभी तक समझ में आ रही है? You can text or unmute and tell me. Dr. Ali, Dr. Raza? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so pathophysiology of हमने देख ली कि जी कार्बन मोनोक्साइड में जो हो रहा है, it is apparently hypoxic, but it is hypoxic ischemic because of the secondary damages done by carbon monoxide. So hypoxia plus carbon monoxide intoxication and myocardial ischemia. So that's what, and systemic hypotension. So that's why we say that it is hypoxic ischemic brain injury caused by carbon monoxide intoxication. So what they say is in those articles is that cardiac arrests and survivals of cardiac arrests and hypoxic insults, neurological injury is a common problem. And then hypoperfusion, duration, severity, everything is important, and whether it is hypoxia or ischemia. Now the biomarkers, in one of the articles, they say can neuron specific annulase, if you measure that, that can be a predictor of the severity of the damage. Then status epilepticus jitna zyada hoga, utna damage zyada hoga. Encephalitis jitna zyada hoga, utna damage zyada hoga. And then significantly raised neuron specific annulase, if it is more than 80 nanogram per milliliter, at least 1 to 4 post resuscitation, 1 days, then it's more poor outcome. So that's one of the biomarkers. The other biomarker S100 is not that important. Or prognosis, हम अब देख लेते हैं कि हमें जो हम एज साइकियाट्रिस्ट हम कौन सा मरीज देखेंगे जिसमें ज्यादा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी या ज्यादा उसमें प्रोलॉन्ग्ड डिलीरियम होगा. It may be a cognitive impairment, but prior to cognitive impairment, it could even be a prolonged and severe delirium and encephalopathy. The best outcome hoga
कि जिस पेशेंट में हम कम डिलीरियम देखेंगे और कम हम उसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखेंगे, जिसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस थी फॉलोइंग द रिससिटेशन, and regaining purposeful motor movements and awareness with preserved memory within a few hours. अगर तो within a few hours उसमें motor movements आ जाती हैं, that means कि most likely जो उसका cardiac arrest का जो time period था, that could have been less than 15 minutes, and that may lead to a good recovery and functional independence. लेकिन अगर उसमें अनकॉन्शियसनेस मोर देन 6 आवर्स की हो गई है, नो स्पॉन्टेनियस लिम्ब मूवमेंट्स आर देयर, और सस्टेन्ड निस्टैग्मस आना शुरू हो गया है, लॉस ऑफ प्यूपिलरी रिस्पॉन्सेस हैं, क्रेनियल नर्व्स अगर इन्वॉल्व हो गई हैं, मायोक्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं, और कोमा उसका जो है वो वर्स होता जा रहा है, दैट शोज अ पुअर आउटकम. सो अगेन the article I benefited from the BMJ group. So that's what they tell is that duration is precise duration of cessation of blood flow is the most important factor. If it is more than 6 minutes, हम तो अभी 15 मिनट्स की बात कर रहे थे कि 15 मिनट के बाद जो परफ्यूजन रीपरफ्यूजन इंजरी है वो भी ऐड हो जाएगी, बट दे से कि इवन इफ इट इज मोर देन 6 मिनट्स और लॉन्गर hypoxia and ischemia, then that's significant. And similarly, age. So age will have older patients and older people will have a poor prognosis because unme to pehle hi atheromas hain, they're already having this kind of damage to the brain. I mean, they are susceptible to the damage to the brain because of their thromboembolic phenomenon, comorbidities. जितना ही पहले ही उनमें अगर ओबेसिटी है, डायबिटीज है, cerebrovascular disease है, renal disease है. So once they call you as a psychiatrist to see the cognitive impairment, you might have to look at these factors जो आपको बताएंगे कि उसका आगे का प्रोग्नोसिस कैसा होगा और उसकी सिवेरिटी कैसी होगी. Circumstances of arrest, out of the hospital cardiac arrest था और in the hospital. अगर तो in the hospital है, then the help is available. जो आपके resuscitation teams हैं वो फौरी तौर पे आ जाएंगी हॉस्पिटल में. Doctors will be available, nurses will be available, resuscitation trolley, tray will be available. Out of the hospital, that's a worse prognosis. And then if there was a immediate bystander, अगर out of the hospital भी हुआ है, उसमें क्या immediately help मिली है या नहीं मिली? अगर नहीं मिली, then it's a poor prognosis. Similarly, effective CPR कैसी रही और कितनी जल्दी एम्बुलेंस आ गई या पैरामेडिक्स आ गए, और इसके बाद कार्डियक रिदम कितनी देर में उसका वो बहाल हुआ, क्या वो वी फिब में या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में तो नहीं गया. एंड लेकिन अगर वी टेकिकार्डिया है, दैट्स अ बेटर प्रोग्नोसिस. लेकिन अगर वो वी फिब में या एसिस्टली में चला गया, स्पेशली एसिस्टली, pulseless electrical activity, then that will have a poor prognosis. Resuscitation कितनी देर उसकी जारी रही, कितनी देर उसकी CPR करनी पड़ी, टेम्परेचर हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद एडवांस डायरेक्टिव्स कि किसी ने ऐसा तो नहीं कहा हुआ था कि डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन. अगर ऐसा था तो मे बी के resuscitation ना हुई हो और the damage may be more long lasting. 4 score, basically I haven't used, but it's something similar to Glasgow Coma Scale, which also looks at eye responses, brainstem reflexes, pupil, eyelids and pupils as well, and respiration. So it's a little bit different to the
Glasgow Coma Scale. And we have already discussed these things. So impaired level of consciousness, we have gone through. Movement disorders can occur. Putamen और globus pallidus में जितना डैमेज होगा उतना ज्यादा उसमें movement disturbances आएंगी. Boundary zone infarction, we have gone through. Cognitive impairment, so that's what we are concerned as psychiatrists. So subtle impairment of recall, that's what you see in the I mean in the Korsakoff syndrome as well, कि जिसमें पेशेंट की जो immediate memory है that is preserved. आप उसको कहते हैं कि जी 72487 repeat करो, he will repeat, but when you ask this number again after 5 minutes, he will not be able to recall. That's called digit span. Severe intellectual deficits may be there. Memory function is impaired, especially spatial and verbal memory and recall. Transient confusion can occur following a brief event, and severe Korsakoff-like amnestic state with impaired recall and cognition. Hippocampus, bilaterally hippocampi will be affected, and there is little cortical damage. Intellectual deficits can be seen, orientation, attention, and things like that, visuospatial dysfunction. So delayed post-hypoxic leukoencephalopathy, that's a delirium-like state which can be seen in such cases after the cardiac arrest, but especially it's more common with the carbon monoxide poisoning. अगर आपको delirium भी साथ-साथ मिल रहा है, think of carbon monoxide poisoning. Initially it was thought कि सिर्फ carbon monoxide poisoning से होता है, but then they realized that no, there could be other causes as well. But if it is only hypoxic coma, then there will be complete recovery. Or normal cognitive function can come back in 1 to 4 weeks. And then unresponsive or vegetative states may also develop. MRI पे आपको basal ganglia की involvement नजर आ जाएगी hypoxic ischemic brain injury में, जैसे हमने पीछे एक MRI T2 में देखा. So the pearls of practice, it is essential to take a meticulous history. ज्यादा काम तो ये neurologist का है, लेकिन जब आपको cognitive dysfunction के लिए आपको बुला लिया है and you are surprised कि यार ये किस तरह से 42 year का बंदा है और dementia की picture दे रहा है, तो what is that? और complete dementia भी आपको नहीं लग रहा, what is that cognitive impairment? उसमें आपने देखना है कि जी hypoxic है या hypoxic ischemic है brain injury, कितनी देर के लिए उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, आउट ऑफ द हॉस्पिटल था या इनसाइड द हॉस्पिटल था, कितनी देर उसकी सीपीआर चलती रही, कितनी देर वो अनकॉन्शियस रहा, अदर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एज कितनी है, कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं इसमें. तो हिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपने वो आपको हिस्ट्री से मिलेंगी कि उसके कितनी सिवियर उसका कार्डियक या रेस्पिरेटरी अरेस्ट था. अब मेरी पेशेंट में जब पिछले दिनों हुआ तो आई वाज सो एंग्शियस, सो वरीड कि उसमें हुआ क्या है. मैंने यही सुना कि जी कार्डियक अरेस्ट में गई, but then she survived, she came back to normal, almost normality, but a delirium like picture. जिस तरह हम पीछे देख रहे थे कि delayed post hypoxic leukoencephalopathy. So that was the picture we were seeing. When I asked the medics, they said it was a pure respiratory arrest, and that gave me some relief as a psychiatrist कि अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसका जो cognitive damage है, it is likely not to worsen unless she chokes again. और वो उसमें respiratory arrest क्यों हुआ? She choked something in her throat because उसकी swallowing जो है वो it was poor.
due to her illness. And इसीलिए it's so important कि जो swallowing में soft diet is so important, especially in the elderly patients. Ischemic brain insults more severe than hypoxic, and then events we have gone through, and clinical assessment of patients within 72 hours of hypoxic ischemic brain injury remains a valuable guide, but must be interpreted with caution, particularly if the patient is sedated. Neurophysiological tests किए जा सकते हैं इसमें, and brain imaging, MRI especially. And then now we come कि जी हमने as psychiatrist उसको treat कैसे करना है. Again, all the literature I searched, that was completely silent, quiet, and I had to deduct things from other areas, other similar areas of psychiatry के हम उसमें कैसे manage करते हैं, and can we apply the same things here. So no literature is available for the psychiatric aspects. I think इसमें जो हमारी textbooks हैं उसमें ये chapter शामिल होना चाहिए acquired brain injury का. Even acquired brain injury is not described in psychiatry textbooks. It may be in the neurology. और फिर acquired में traumatic का तो हम बयान करते हैं psychiatric textbook में, but non-traumatic hypoxic ischemic brain injury इसका भी होना चाहिए हमारी books में जिक्र. So both pharmacological and non-pharmacological modalities can be there. Cognitive rehabilitation, that's the most important thing. The psychiatrists and psychologists and occupational therapists can help with. Memory में, attention, executive functioning, interpersonal skills, smartphone apps may be there, memory aids may be there. फिर प्रोग्रेसिव फिजिकल एक्सरसाइज, जितना फिजिकल एक्सरसाइज होगी उतना ब्रेन का हाइपोक्सिया जो है वो कम होगा और मोर ऑक्सीजन विल गो टू ब्रेन. एंड एडजंक्ट टू कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन, so that's the exercise. And then stimulant medication, for example methylphenidate. Most studies, अगर कोई बहुत यंग बंदा है जिसमें हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं है, you can try methylphenidate according to some studies. Again, there are no guidelines, and that is also, ये भी हम जो बात कर रहे हैं ये traumatic brain injury की बात कर रहे हैं. For hypoxic brain injury, we don't know whether the stimulants will work or not. Augmentation of dopaminergic and noradrenergic levels in the brain. तो ये हमने, that's why हम उसमें stimulant action दे रहे हैं. Amantadine, similar. Donepezil can be tried, but again it's not licensed. It's not, we don't have enough evidence, but it can be tried in some patients. Or so pharmacological and behavioral treatments, and all that is for the traumatic brain injury. When we come to hypoxic, yes, you can apply the same principles of traumatic brain injury to the hypoxic brain injury, but not with the same confidence. आपको hit and try and try and see. You have to see कि वो work करता है कि नहीं. So अब हमने देखना है कि जो comorbidities हैं, अगर उसमें organic depression आ रहा है, then give antidepressants. Organic bipolar affective disorder आ रहा है, then maybe mood stabilizers such as sodium valproate or lithium, depending on the renal function, may be effective. And if it is psychosis, antipsychotics may be effective. Beta blockers can be given for agitation in such patients. Sertraline for depression, that's the safest. And Sir, can you please go one slide back? जी beta. Okay, so psychosocial augmentation of dopaminergic and noradrenergic levels in the brain may improve
processing speed, and arousal, attention, and memory. Or amantadine hai, that will also act like a stimulant, a light stimulant. Donepezil can be given. अगर डिप्रेशन है तो आप उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं. बाइपोलर है तो मूड स्टेबलाइजर्स दे सकते हैं. स्लीप डिस्टर्बेंस है तो मेलाटोनिन एंड अदर हिप्नोटिक्स कैन बी ट्राइड. और आपने जब उसको देखना है तो these are the organic brain syndromes. अगर ऑर्गेनिक इसमें जो है वो लैक ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ रही है, तो maybe you can try either donepezil or methylphenidate, but blood pressure, keep an eye on the blood pressure. Methylphenidate will raise the blood pressure inevitably. Depression है तो treat as depression. Bipolar है तो treat it as a bipolar. And if it is an organic psychosis, then treat it as a psychosis. Beta blockers you can give, sertraline and aromatherapy, snoozelen. अच्छा, अब जो मैंने इसमें मॉडस्ली प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस से जो मैंने इससे अखज़ किया, डिडक्टेड इट फ्रॉम मॉडस्ली प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस के, इसमें बीपीएसडी के मॉडल को अगर फॉलो किया जाए या डिलीरियम के, अगर तो डिलीरियम आ रहा है, फॉर एग्जांपल आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, then you will treat the delirium. And delirium guidelines are already there. For example, olanzapine and non-pharmacological strategies of treating delirium, जिसमें reassurance करेंगे, reorientation करेंगे, उसको adequate lighting देंगे, and you will treat the cause उसको, और उसमें oxygen वगैरह आगे, if it is not contraindicated, you will give oxygen, things like that. But if it is a kind of cognitive impairment, then maybe the model which can be tried, in my opinion, is the behavioral and psychological symptoms of dementia. Usko hum kaise treat karte hain? You can apply the same guidelines here. सबसे पहले जो उसमें होगा ABC, antecedent behavior consequence chart. आप लोग कभी करते हैं पाकिस्तान में? Do you ever do that? You make the ABC chart for the dementia patients? Anyone? Unmute, बताएं. Have you ever done any ABC chart? So the answer Sir, is most जी तो हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट है वो ही ऑनेस्टली स्पीकिंग हिस्ट्री, मेंटल स्टेट और इस तरह की चीजों पे होता है. ठीक है, ठीक है. आपको स्लाइड नजर आ रही मेरी कि नहीं? No, sir. Okay. Now you can see my slides. Yeah. So yeah, I mean, yes, sir. It is done by basically psychologists. लेकिन यहाँ पे ये जो काम है ये nurses करती हैं usually, and you can also do that. We can also do that. So basically ABC chart, which I was saying कि जी antecedent behavior and consequence chart, कि जो बिहेवियर हुआ है, और ये चिल्ड्रन में भी ये होता है, ADHD वाले जो चिल्ड्रन हैं, ऑटिज्म वाले चिल्ड्रन हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन हैं, यू कैन सी कि एंटीसीडेंट क्या था, किस वजह से, ट्रिगर क्या हुआ, एंड उसके बाद ये कि बिहेवियर क्या था और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए. So you can see that. और ये इसमें it's like a behavioral therapy में भी आप यही चीजें करते हैं. That's the behavioral therapy.
It's a part of behavioral therapy कि आप ABC चार्ट बनाते हैं, and that's what you are saying कि जी साइकोलॉजिस्ट करते हैं. तो so basically antecedent behavior and consequence chart. तो उसमें several times, I mean there could be 5 or 6 entries in a day. Even if there is no incident, you just say कि no incident, patient remained calm. और उसको किस चीज ने काम रखा, अगर कोई फैक्टर था तो वो भी आप उसमें लिखते हैं. फिर जब इंसिडेंट हुआ तो उसका एबीसी क्या हुआ. अरोमा थेरेपी, जो अरब कंट्रीज में जो बखूर होती है, दैट इज अरोमा थेरेपी. हमारे मुल्कों में होती है अगरबत्ती, वो चलाई जाती है. दैट्स किसी भी चीज की खुशबू अगर जलाने के बाद अगर खुशबू आए, दैट्स अरोमा थेरेपी. और वेस्ट में जो अरोमा थेरेपी होती है वो ये कि छोटे छोटे ऑयल्स के कंटेनर्स होते हैं, मोमबत्तियां टाइप, और उसको उसमें वो कैंडल से जलाई जाती हैं और उसकी जो खुशबू होती है वो फैल जाती है. So they are all types of aromatherapy जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. Snozeland, anybody aware? No? Okay, Snozeland spelling note कर लें. I will send you a video in the WhatsApp groups कि Snozeland क्या होती है. Basically होता ये है, वेस्ट में ये ज्यादा चलता है कि जिस तरह जिस तरह एक मिनी सिनेमा हो, उस तरह का एक छोटा सा रूम बनाया जाता है. इट्स लाइक अ मिनी सिनेमा. इसमें बहुत सारी कलर्स को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है अक्रॉस द वॉल्स. अब वो आपको चारों तरफ कलर्स ही कलर्स नजर आ रहे हैं, एंड दे आर यूजुअली blue color is more predominant, and then there are other colors as well, and that mixture of dancing colors, जिस तरह आप dancing fountains देखते हैं, जिस तरह दुबई में जाएं तो आप लोग देखते हैं कि जी फाउंटेन्स डांस कर रहे हैं, and that gives you some pleasure. इसी तरह वो जो dancing colors हैं and changing colors, that have a good impact on the patient. और जब वो आप देखते हैं तो so basically it gives patient a very calming, it has a calming effect on dementia patients. अब हम जो बातें कर रहे हैं वो dementia पे हैं, but they can be applied on patients with traumatic or hypoxic ischemic brain injury. Validation, reassurance, reorientation, music therapy, therapeutic touch. अब जो हमारे पास एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से पेशेंट था जो कि लंदन में आ चुका था, उसको हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो चुका था. वी डोंट नो कि उसने कोई ऐसी ड्रग ली जिससे उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ. आई एम नॉट श्योर ऑफ हिज हिस्ट्री, लेकिन उसको था ड्यू टू द हाइपोक्सिया. अब उसको जब वापस उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन में हमने शिफ्ट करवाना था, तो my then consultant asked me specifically कि there is no other option other than air ambulance, chartered plane, that's the only option. The chartered plane means air ambulance, और उसको फिर हमने उसके country of origin में chartered plane पर shift किया. That is actually air ambulance पे उसको shift किया गया. Otherwise उसने airport में और एयरलाइन में हर जगह पे उसने वो एजिटेशन शो करनी थी, and that could have been an issue in the newspapers. So the best option was to transfer him via an air ambulance. फिर melatonin स्लीप के लिए दी जा सकती है, न्यूरोलेप्टिक्स, ओलेंजापिन, रिस्पेराडोन, कोटायापिन. लेकिन जिस तरह डिमेंशिया में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स में, बिहेवियरल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में, so similar things can be here as well. And then then psychosocial interventions. So if there are emotional
problems there, psychologists, psychiatrists को आप refer कर सकते हैं, and if they persist, they can be partially treatable. Relaxation कर सकते हैं, physiological relaxation, progressive muscle relaxation, self-management, coping strategies, caregivers. ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पे हमारी तवज्जो में भी एज सोशली जाती भी है, लेकिन उतनी एज हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बुक्स हैं साइकाइट्री की, they are emphasizing on carer stress. And you know, in Pakistan, most of the people are managed by the carers at home. Carer stress, carer burden को बहुत ज्यादा आपने उसमें देखना है. अब एक पेशेंट को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ गई है एंड ही इज यंग, और उसको जो मैनेज कर रहा है वो कितनी मुश्किल से मैनेज कर रहा होगा. तो यू हैव टू बेयर दिस इन माइंड. और हमेशा उनको आप पूछें कि जी आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत तो नहीं, कोई केयरर्स में कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे. जस्ट सी दैट. और उनके साथ एम्पैथी कहें, एक आधा एम्पैथिक सेंटेंस बोल दें केयरर्स के लिए, खुश हो जाएंगे वो. उनको पता चल जाएगा कि आपको एहसास है उनका. peer support group for patients and families of cardiac arrest survivors. फिर उनके लिए पेशेंट्स और फैमिलीज के लिए पीयर सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं, मेनली इन द वेस्ट. cognitive rehabilitation happens with the occupational therapist, neuropsychologist, or both within a program of brain injury rehabilitation. ये वेस्ट में जो है ये Headway, for example, it's a charity which works for the people with brain injury. इसी तरह Brain Injury Association of America, इस तरह मुख्तलिफ charities और मुख्तलिफ governmental and non-governmental organizations work. तो उनके वो अपने rehabilitation programs होते हैं. Reduce the everyday consequence of impaired cognitive functioning, strategies to improve or compensate for common cognitive deficits. इसमें ज़्यादा psychologist का role होगा, but you should at least know that these things exist. और attention, memory, executive functioning को आपने किस तरह बेहतर करना है. And then fatigue management इसमें can be included in the cognitive rehabilitation programs. उसमें exercise करवानी, education, cognitive behavioral intervention, sleep diary, mood diary, mindfulness based exercises, working memory retraining, physical exercise, medications, and that's it really. So we took it from the Practical Neurology journal by the British Medical Journal Group, and then another article from 2010, which was published in the Neuro Rehabilitation Journal, Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry 13th edition, and also another article in the Lancet, which was about brain injury after cardiac arrest, and also the definition of acquired brain injury, ABI, that was taken from the Brain Injury Association of America. So any questions? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी, रजा साहब. जी sir, I have a question. Basically I'm from neurology, final year resident in experience. Yes sir. I have a question. What kind of changes we usually observe on EEG in patient with anoxic brain injury? Hypoxic brain injury, you mean? Yeah. I mean, of course, your knowledge should be better than mine. So EEG जो मैंने
I mean, I really don't know. जो इस hypoxic ischemic injury का जो pattern था, वो मैंने आपको दिखा दिया था. But if I say it is delta or theta wave, it will all be guesswork. So I don't have any answer to that. Yes. Any other question? Basically, जी, आप yes, sir. बताएं अगर आपको पता है तो you can add, Dr. Raza. So I was I was asking because I was a little confused in that. But basically, we observe generalized cortical dysfunction on EEG, and there is a generalized distribution of epileptic form activities, and there is generalized dysfunction. In case the patient can also have a silent EEG in terms of when the anoxic brain energy is reversible. There are certain patterns which are also observed. There is a triphasic waves are observed. And third one is a burst suppression, when especially the patient is given certain drugs like propofol to sedate the patient. And so these 3-4 types of usually we observe on EEG. Thank you very much. Thank you, sir. और कोई क्वेश्चन और या कोई कमेंट या कोई चीज किसी ने ऐड करनी हो, जिस तरह रजा साहब ने एनलाइटन किया हमें ईईजी के बारे में, तो अगर आपके कोई और कमेंट या क्वेश्चन. No, sir. Thank you. It was very elaborate, and we see lots of patients with the post-injury and post-traumatic sequelae. So I had confusions regarding their management. I think you have made things pretty clear. Thank you so much, and Jazakallah. Welcome. Any other? Okay, so no other questions. Shall we conclude then? Thank you very much. And Yes, sir. Inshallah we'll meet with the traumatic brain injury. आपको बहुत सारी चीजें तो पता चल गई होंगी traumatic brain injury की आज ही, especially about the management. So it will be a little bit of repetition and some more things about the trauma and its effect on the brain. And Dr. Raza Hussain, आपने जरूर attend करना है, and even if you can prepare something, that will be wonderful. Thank you. Allah Hafiz.